नमस्कार गाइस, मैं हूं राकेश अरोरा और फिर से लेकर आया हूं चैनल खबरों से। खबरों में से हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास लेकर आए जो आपके काम की हो। इस प्रॉमिस को लेकर फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे इस अंक में G20 में क्या हुआ, लेकिन लास्ट में, और जवान का क्या रिव्यू रहा, लोग उसके बारे में क्या बात करें वो भी लास्ट में। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में लास्ट तक, ताकि आपको आपके काम की खबरें मिलती रहें। अभी ओलिव ऑयल के प्राइस 50 to 60% ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसका मेन कारण रहा है यूरोप में ड्रॉट के कारण। जो 500 to 600 की प्राइस पर ओलिव ऑयल बिकता था, आज 800 की प्राइस को क्रॉस कर गया है। उधर मोरक्को में भूकंप के कारण करीब 6.8 रिक्टर स्केल पर करीब 2100 लोगों की मौत हो गई है और उस पर बहुत सारा इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। मोरा फतेह अली खान ने पीएम मोदी को थैंक्स कहा है मोरक्को में हेल्प करने के लिए। इधर चंद्रबाबू नायडू को सुबह 10 मई को सुबह 3 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम था 370 करोड़ का गबन करने का स्किल डेवलपमेंट स्कीम में। और इन्होंने काफ़ी सारा फंड, ये 370 करोड़ का, अलग अलग शेल कंपनीज के थ्रू, अपने हवाला के थ्रू इसको अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरह से G20 के दौरान कई सारे साइबर अटैक्स दिल्ली में होते हुए दिखाई दिए। एक सबसे फ्राइडे को जो पहला अटैक हुआ वो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर हुआ, इसको कुछ टाइम बाद रीस्टोर कर लिया। फिर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर हुआ और इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट, इन पर जो है साइबर अटैक्स किए गए। इन साइबर अटैक्स की ओरिजिन पाकिस्तान और चाइना से मानी जाती है और इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में विद इन टाइम कर लिया गया। काफ़ी खबरों में बने रहे यूके के पीएम सुनाक। उन्होंने विजिट किया अक्षरधाम को और अक्षरधाम में उन्होंने काफ़ी पूजा करी। काफ़ी वायरल रहे उनके फ़ोटो, जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगाया। इधर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है अपनी हवाई जहाज़ में किसी खराबी की वजह से दिल्ली में ही रुक गए और उनका और उनके डेलीगेट को जाने के लिए कुछ टाइम लग रहा है। जब तक उनके एयरक्राफ्ट की टेक्निकल स्नैग ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक शायद वो, या कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो यहाँ से शायद निकल नहीं पाएंगे। एमसीडी ने कुछ वीडियोस के लिए काफ़ी विरोध किया है कि इन वीडियोस में दिखाया गया है कि स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली के अंदर बेरहमी के साथ उठाकर फेंक कर और हटाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रे डॉग्स को बड़े दिल्ली की सड़कों से हटाया जरूर गया, करीब 1000 स्ट्रे डॉग्स को, लेकिन इनको वापस इनके ओरिजिनल हैबिटेट में लाने की कोशिश की जाएगी जैसे ही G20 का समिट खत्म हो जाएगा। G20 के दौरान ही एक होक्स कॉल जामा मस्जिद के आसपास देखी गई, जिसमें कि एक 14 साल के बच्चे ने ये कहा कि जामा मस्जिद में बॉम्ब रखा गया है, लेकिन एक्चुअली जब पुलिस बहुत एक्टिवली इसके ऊपर काम किया तो वहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं था। इसी तरह से एक पटेल नगर में भी एक ड्रोन डिटेक्ट किया गया और उसके लिए भी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन दोनों ही चीज़ों के पीछे कोई ऐसा अभी तक चीज़ नहीं मिली है जिसके बारे में कुछ सिक्योरिटी के लिए पॉइंट आउट किया जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 120 सीट्स बीटेक कोर्स की अभी तक पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाई हैं, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि स्पॉट एडमिशंस की पॉसिबिलिटी अगर बन सकती है तो यहाँ पर करीब इनकी फ़ीस है 2,16,000 रुपये पर एनम। ऐसा कहा जाता है कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते ये जो फ़ीस है वो ज़्यादा है, लेकिन फीस हो या कोई और मामला हो, अभी बीटेक कोर्सेज दिल्ली के जो अभी शुरू हुए हैं इंजीनियरिंग में, वो अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ई संजीवनी के एक पोर्टल को जो कि टेलीमेडिसिन का गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसको डिस्प्ले किया गया G20 समिट में और ये अब तक करीब 4 लाख पर डे लोगों को अपनी टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अगर आपको इसकी भी सुविधाएं लेनी है तो टेलीमेडिसिन के इस पोर्टल ई संजीवनी को जरूर एक्सेस कीजिए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अगर आपको इसकी भी सुविधाएं लेनी है तो टेलीमेडिसिन के इस पोर्टल ई संजीवनी को जरूर एक्सेस कीजिए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अगर आपको इसकी भी सुविधाएं लेनी है तो टेलीमेडिसिन के इस पोर्टल ई संजीवनी को जरूर एक्सेस कीजिए।
एबीवीपी ने भी अपनी लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया, और एबीवीपी के ये एफर्ट्स हैं कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी या पर्सनल विजिट्स के द्वारा लोगों को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर सके, ताकि वो जो है एबीवीपी को सहयोग दे सके, जिससे कि एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में जीत सके। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एफर्ट किया गया है रिगार्डिंग, जैसे कि सर्दियों का सीज़न आने वाला है और क्रॉप बर्निंग की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ का AQI काफ़ी हाई हो जाता है, और इस वजह से एक नो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू जो भी फार्मर्स अपनी फसल को जलाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और पंजाब गवर्नमेंट में ये भी प्रावधान है कि अगर जो लोग अपनी फसल को दे देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने करीब 32 एकड़ का एक स्टोरेज भी बनाया है, जिस रीजन में लोग अपनी उस फसल को जिसको जला देते हैं उसको वहाँ पर स्टोर कर सके, ताकि उसकी फर्दर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए उन मटेरियल को वहाँ से लिया जा सके। इसी तरह से इन फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए करीब 32,000 मशीनों का आज तक दी जा चुकी हैं, और 1.5 लाख मशीनें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। 1.5 लाख मशीनें आज तक करीब प्रोवाइड की जा चुकी हैं। कुछ अजीब टाइप के स्टेटमेंट पीछे देखने को मिले, और वो भी खासकर आईआईटी जैसी जगहों से। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मीकांत बेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की त्रासदी का जो मेन कारण है वो लोगों का नॉन वेजिटेरियन होना है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन का त्रासदी से क्या मतलब हो सकता है। शायद अगर वो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते तो वो ज़्यादा होता। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अपना डेटा पब्लिश करते हुए बताया है कि करीब 13 लाख लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स देने में डिफॉल्ट किया, जिसका कि अमाउंट करीब 20 करोड़ होता है, और उन लोगों पर कार्रवाई करने का डिसीजन लिया गया है ताकि आने वाले टाइम में लोग प्रॉपर्टी टैक्स पर डिफॉल्ट ना करें। और ऐसे एक और मुहिम जो एमसीडी ने चलाई है जियो टैगिंग की, और एमसीडी द्वारा बार बार किया जाएगा कि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर्टीज को जियो टैग किया जाए, और करीब 4,400 प्रॉपर्टीज अभी तक जियो टैग कर दी गई हैं। जेडीएस बीजेपी अलायंस में ये तो माना जाता है कि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटका में लोकसभा चुनाव में इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है। एक बीएसएफ का जवान मिसिंग पाया गया पूंछ इलाके में जम्मू एंड कश्मीर में, और उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी गई है, और अभी तक उसका कोई पूरी तरह से पता नहीं लगा है कि वो जवान कहाँ पर है। सीवी आनंद बोस, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने एक मिडनाइट एक्शन की बात करी है, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बासु के अगेंस्ट। और ये मिडनाइट एक्शन इसलिए प्लान किया गया क्योंकि ब्रत्या बासु ने वाइस चांसलर्स को रिजाइन करने के लिए कहा, जो कि अपॉइंटेड किए गए थे गवर्नर के द्वारा। और जब उनका ये स्टेटमेंट आया कि मिडनाइट एक्शन हो गया, तो ब्रत्या बासु ने उनके काउंटर स्टेटमेंट में ये कहा कि बिवियर ऑफ न्यू वैम्पायर इन द टाउन। और इस आपस के स्टेटमेंट्स की वजह से जो लड़ाई चल रही है उसके लिए गवर्नर ने यह भी कहा है कि वाइस चांसलर्स को थ्रेटन किया जा रहा है ताकि वो रिजाइन कर दें। इस लड़ाई को अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कहां तक ले जाती है, ऐसा आने वाले समय में देखा जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 2 एक्सरसाइजेज चल रही थी, एक यूके में और एक कनाडा में। यूके की एक्सरसाइज के लिए सुनाक और मोदी एग्री हो गए हैं कि वो दोबारा एक बायलैटरल मीटिंग करके अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किसी ना किसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर कनाडा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता,
तब तक इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मिलता है। और ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए कनाडा गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। हालांकि इसके रिस्पॉन्स में कनाडा पीएम ने कहा कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम दे विल ट्राई टू सी कि किसी भी देश की इंटीग्रिटी के लिए उनकी सॉइल से कोई काम ना करे। जापान प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 400 बिलियन येन जो है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, जो कि पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, एक लोन देंगे। इसी तरह से आरबीआई सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन लोन है उसके ऊपर उनकी तकलीफ़ों को किसी तरह से कम किया जाए। इसमें एज पर द प्लान फ्रिक्शनलेस क्रेडिट मैकेनिज्म का मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली वेलफेयर के या किसानों के लोन देते वक्त इस टाइप के मॉडल को देखा जाता था। और इस मॉडल में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक सिंपल एडमिशन कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेटर की, जो कि डिजिटली एक्सेस किया जाए, और उसके अलावा बाकी स्टूडेंट के केवाईसी की, और इसके ऊपर वेबसाइट पर जाकर कोई भी प्लान कर सकता है कि किस तरह से उसको रीपे करना है। तो इसमें कोशिश ये की जा रही है कि स्टूडेंट्स को लोन मिलने में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। G20 डिनर में देखा गया कि जो अटेंड करने वाले थे वो ममता बनर्जी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन, नीतीश कुमार, सोरेन और अरविंद केजरीवाल। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से मिसेस सोनिया गांधी और खरगे को शायद इनविटेशन नहीं मिला, और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कमांड पास किया कि उनके चीफ मिनिस्टर्स जो है वो इसको ना अटेंड करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखी ने डिनर को अटेंड किया। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में स्पेशल सेशन की शुरुआत 18 सितंबर से और 5 दिन के लिए की जाएगी, जैसा कि ऑलरेडी अनाउंस किया जा सका है। 18 सितंबर का फर्स्ट डे का सेशन पुरानी बिल्डिंग में होगा, लेकिन नई बिल्डिंग में 19 सितंबर से कार्यवाही शुरू की जाएगी। आईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट्स को 3.7 करोड़ का पैकेज ऑफर किया गया, और वो भी इंटरनेशनल सेक्टर में। ये इस बार का काफ़ी बड़ा पैकेज है, मतलब ये फ्रेशर के लिए पैकेज है। और डोमेस्टिक में देखा गया कि करीब 1.68 करोड़ का, और 16 ऐसे आईआईटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो पास करके निकले जिनको 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिला है। 33,000 बिजनेसमैन और एंटिटीज स्कैनर के अंडर में आ गए हैं, ईडी के स्कैनर के अंडर में, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ करीब 1700 करोड़ ऑफ रुपीस। और इसका जो सरगना है वो माना जाता है नरेश मनकचंदानी जैन। बाइडन ने काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट किया है इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से इंडिया इसको पिच कर रहा है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि नेक्स्ट जब भी इस चीज़ का सेशन होगा, शायद 2028 और 29 में, और इंडिया को एक परमानेंट यूएनएससी की सीट उसमें मिल सकती है। दिल्ली इज अमंग टॉप ईवी सेल्स। दिल्ली में करीब 442 इलेक्ट्रिक बसें अभी चल रही हैं, और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक करीब 8000 बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी। अगर पैसेंजर कार साइड में भी देखा जाए तो दिल्ली का पेनिट्रेशन करीब 4% है, और इंडिया की अभी 6 स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है ईवी कार परचेज में वो करीब 60% है, बाकी 40% इज रेस्ट ऑफ द कंट्री। डॉक्टर्स ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो उनके ऊपर नॉर्मली पेशेंट्स के द्वारा या पेशेंट्स के फैमिलीज के द्वारा अटैक किए जाते हैं लीगल प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रांगली अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट रखी गई है। दिल्ली में ट्री सेंसस को शुरू करने का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि एक ट्री सेंसस जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में बोला है कि
अगर एडल्ट्स अपनी कंसेंट से मैरिज करते हैं तो उसके लिए उनको पेरेंटल कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पेरेंटल कंसेंसस की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी आदमी को इस वजह से कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस में इस तरह की रिपोर्ट कर सकता है। पार्लियामेंट 20 करके एक 20 कंट्रीज़ के स्पीकर्स को नई बिल्डिंग में बुलाने का प्रोग्राम है जो कि G20 का एक पार्ट होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और भी ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुकी है। करीब 55 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंडर में और कवर कर लिया गया है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अबाउट 343 हो गए हैं जहां पर कि हॉलमार्किंग का जो लॉ है वो पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है, और अब तक करीब 26 करोड़ ज्वेलरी आर्टिकल्स को हॉलमार्क किया जा चुका है, और 1.8 लाख रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हॉलमार्क करवा चुके हैं, और करीब 1471 जो हॉलमार्किंग के स्टेशंस बनाए जा चुके हैं। हमारा ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर से लिया गया है। ईडी ने करीब 3.4 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी के असेट्स को अटैच कर लिया है, और हालांकि सरकार का ये एफर्ट है कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के ऊपर सारी कंट्रीज़ की कंसेंट ली जाए, लेकिन जब तक कंसेंट नहीं बन रही तब तक क्रिप्टो करेंसी के जो नाजायज़ असेट्स हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। अब तक करीब 4000 करोड़ के कॉन्फिस्केशंस हो चुके हैं। एप्पल का इवेंट आईफोन के लिए 12 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें 2 नए आईफोन, 4 नए आईफोन, 2 वॉचेस, मैकबुक सीरीज़ और बहुत कुछ आने वाला है, ताकि सितंबर महीने में वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके इंडियन मार्केट में डाल सकें। एक ऐसी भी खबर थी कि एक मैलवेयर डिटेक्ट किया गया था एप्पल की डिवाइसेस में, और जिसका लिंक जो है NSO के पिगासस सॉफ्टवेयर से मिलता था, लेकिन एप्पल ने बहुत जल्दी ही इस मैलवेयर को अपने डीबगिंग के सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की हैं करीब 6000 ATM मशीन्स, जिनके थ्रू आप UPI से ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये 6000 मशीन्स जल्दी ही देश में काम करने लग जाएंगी। इसके बाद फिर से देखते हैं कि G20 में एक बहुत ज़्यादा कंसेंसस के साथ करीब 83 पैराग्राफ्स का जो कंसेंसस 125 कंट्रीज से मिला है, वो आज तक का रिकॉर्ड है और भारत सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अब आते हैं जवान के रिव्यू पर। जवान के रिव्यू में अगर देखा जाए तो इस फिल्म की हाईएस्ट ग्रॉसिंग करीब 300 करोड़ क्रॉस कर गई है, और इसका बहुत सारा श्रेय जवान के अलावा इसकी फैन फॉलोइंग को भी जाता है। जवान पिक्चर की अगर सिनेमेटोग्राफी, VFX बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुख खान की मासूमियत का कहीं पर थोड़ा सा लैकिंग है। जिस तरह की उसकी मासूमियत, उसकी पिक्चरें जो यादगार पिक्चरें हैं जैसे दिल से और चक दे इंडिया, उस टाइप की पिक्चरों में जो देखा गया था, शाहरुख खान का बुढ़ापे के रोल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है जवान में। इसके सॉन्ग्स को शायद आप कभी याद नहीं रख पाएंगे, सॉन्ग्स के ऊपर कोई इतना अच्छा काम नहीं किया गया। हालांकि हर चीज़ को बहुत ही फिल्मी स्टाइल से और बहुत ही ग्लैमराइज करके रखा गया है, और ये फिल्म की खूबसूरती है। लेकिन जो फिल्म ने मैसेज कन्वे किया है वो शायद शाहरुख खान के लिए उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये मैसेज शायद किसी टाइम पर काम करते थे। अब आज की डेट में इन मैसेजेस का शायद उतना औचित्य नहीं है, और वैसे भी जिस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसा शायद कोई ही इंसिडेंट होगा जब इस तरह से गन्स ना काम की हों, या इस तरह से EVM मशीन्स को हाईजैक किया गया। इतना फिल्मी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो संदेश दिया है, शायद द वेडनेसडे नसीरुद्दीन शाह की पिक्चर ने ज़्यादा अच्छा दिया है। फिर भी अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ये पिक्चर देखकर शायद आपको खुशी मिलेगी। मेरे इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू, एंड इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से शायद हमें नई डायरेक्शंस मिलेंगी इसमें इम्प्रूव करने की, और इसको शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं
न्यूज़पेपर्स के, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इन खबरों से ही हम खबरें लेते हैं और आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको डिटेल्ड खबरें पढ़नी है और अच्छे एडिटोरियल्स देखने हैं तो इन अखबारों को देखिए और वहाँ पर आपको डिटेल्ड खबरें जो हमने कही हैं वो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।